हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो क्लास लाया हूँ पॉलिटी वाली क्लास है। जिस तरीके से हम पॉलिटी शुरू किए हैं क्लास में, उसी पॉलिटी को मैं कंटिन्यू करूंगा। ये एक सीरीज रहेगी एक्ट वाली। इस पूरी एक्ट वाली सीरीज को हम फिनिश करेंगे। जितने भी दोस्त आज पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, जिससे कि सारी वीडियोज उनको टाइम से मिलती रहें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको काफी सारी चीजों को पढ़ा रहा हूँ और टाइम टू टाइम मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये भी बताता रहता हूँ कि वैकेंसी कौन सी आ रही है। उसकी भी मैं छोटी मोटी कोई वीडियो बना ही देता हूँ। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा करंट अफेयर्स, साइंस की क्लासेस इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो जितने भी आपके जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिनको एग्जाम्स दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, देना है, सबको जोड़ लो चैनल से। काफी फायदा होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि चीजें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम अच्छे से चीजों को नहीं पढ़ेंगे। तो देखो, आज का जो टॉपिक है पॉलिटी वाला, उसमें हम उसी चीजों को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट को देख ले, क्योंकि उसमें मैंने भारत का संवैधानिक इतिहास शुरू किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री वाला पार्ट शुरू किया है, और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है। इसके अलावा मैंने बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसको भी मैंने अच्छे से समझाया था। और उसके अलावा मैंने 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी साथ के साथ मैंने समझाया था। तो दो एक्ट की बात मैंने लास्ट क्लास में आपसे की थी। आज की क्लास का जो टॉपिक होगा ये काफी इंपॉर्टेंट होगा और उसी को हम डिस्कस करते हैं। सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे। तो आज की क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, वो होगा आपके लिए पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा होगा? पिट्स इंडिया एक्ट। और ये पिट्स इंडिया एक्ट की डेट जो होगी दोस्तों, ये होगी 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। देखो, अच्छे से एक एक बात को मैं यहां पर क्लियर करूंगा और मुझे नहीं लगता है कि ये पढ़ने के बाद आपका कोई क्वेश्चन रहेगा या आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी या कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा पेपर में तो छूट जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, सुकून से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, इसको पिट्स क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि जिस टाइम पर ये एक्ट आया था उस टाइम पर ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनका नाम एक्चुअल में पिट ही था। उनका पूरा नाम था यंगर द पिट। क्या नाम था? यंगर द पिट। वही इस एक्ट को लेकर आए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जब ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में आया था तो ये एक्ट बना कब था? 1784 ईस्वी को ये एक्ट बना था। इसलिए उन्हीं के नाम पर इस एक्ट को नाम दे दिया गया। क्या? पिट्स। आया किस लिए था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था कंपनी के लिए। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, कंपनी के लिए, और वो कहां पर काम कर रही थी? इंडिया में। इसलिए नाम क्या रख दिया इसका? इंडिया। तो देखो, पिट थे प्रधानमंत्री, भारत में कंपनी के लिए आया था, एक्ट बना अधिनियम, और कब बना? 1784 को। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट बोल दिया गया। इतनी बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है? अब देखो इसमें था क्या इस एक्ट में, एक एक करके सारे पॉइंट को मैं यहां पर पूरे डिस्कस करूंगा। कोई पॉइंट यहां पर नहीं छूटेगा। सारे पॉइंट को नोट भी करते चले आना साथ के साथ। तो देखो, पहला पॉइंट क्या था इसके तहत कि इस एक्ट के तहत लाया क्या क्या गया। सबसे पहले इस एक्ट के तहत जो जनरल गवर्नर था उसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया। जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया गया। की शक्ति को बढ़ा दिया गया। पहला पॉइंट आप नोट करोगे। ये सारे पॉइंट अभी मैं बताऊंगा क्यों बढ़ाया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो पहली बात, इसमें गवर्नर जनरल की जो पावर्स थी उसको इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। दूसरी बात इसमें क्या हुई कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के आदेशों को, गवर्नर जनरल के आदेशों को सभी प्रांतों कौन से थे जहां पर ब्रिटिश सरकार का शासन था, सभी प्रांतों के लिए बाध्यकारी कर दिया। पॉइंट लिख लेना, आगे मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं उसको, कि जो जनरल गवर्नर के आदेश थे उन आदेशों को सभी प्रांतों के लिए बाध्यकारी कर दिया कि भाई यहां पर भी ब्रिटिश शासन है। भारत के अंदर
जिन प्रांतों में, जिन राज्यों में भारत के अंदर ब्रिटिश शासन है, वहां पर गवर्नर जनरल का आदेश मान्य होगा और वो कोई भी आदेश देगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो दो बात हुई। तीसरी बात यहां पर क्या हुई? तीसरी बात ये हुई, जो बंबई, कौन सा दोस्तों? बंबई, आजकल क्या कहते हैं मुंबई, और मद्रास, बंबई और मद्रास, यहां पर जो गवर्नर थे, मैं गवर्नर जनरल नहीं कह रहा, सिर्फ गवर्नर की बात कर रहा हूं, कि यहां पर जो गवर्नर थे, बंबई और मद्रास में जो गवर्नर थे, उनके लिए 3 सदस्यीय, क्या 3 सदस्यीय एक परिषद का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया दोस्तों? 3 सदस्यीय एक परिषद का निर्माण किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। बंबई और मद्रास के गवर्नर के लिए 3 सदस्यीय एक परिषद का क्या किया गया? निर्माण किया गया। क्लियर है पॉइंट? तीसरा पॉइंट भी क्लियर होगा। चौथा पॉइंट इसमें नोट करोगे, मैं साथ के साथ रफ भी करता चला आऊंगा, जगह नहीं होगी तो। चौथा पॉइंट है इसमें, जो कंपनी के कार्य थे दोस्तों, कंपनी के कौन कौन से कार्य होते थे? एक तो कंपनी राजनीतिक कार्य करती थी। कौन कौन से? एक तो कंपनी राजनीतिक, और दूसरा कौन सा काम करती थी? वाणिज्यिक। वाणिज्यिक बोल सकते हो आप, व्यापारिक, ठीक है, मैं स्लैश करके यहां पर व्यापारिक भी लिखता हूं। व्यापारिक, जो कंपनी के वाणिज्यिक और व्यापारिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। देखो अभी तक क्या हो रहा था, इस एक्ट से पहले कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक जो कार्य थे ये एक साथ होकर चल रहे थे, लेकिन एक्ट आने के बाद क्या बोला कि राजनीतिक कार्य अलग होंगे और वाणिज्यिक कार्य क्या होंगे, इसके कमर्शियल वर्क कैसे होंगे, अलग होंगे, और पॉलिटिकल वर्क कैसे होंगे, इसके अलग होंगे। अब देखो ये अलग अलग तो कर दिए, लेकिन अलग अलग की व्यवस्था क्या की गई इसकी, उस व्यवस्था को समझाऊं मैं आपको। एक्चुअल में क्या किया इन्होंने, अलग अलग कार्य करने के साथ साथ, इस बात को अच्छे से समझोगे आप लोग, कि इन्होंने जब कार्य अलग अलग किए, तो जैसे वाणिज्यिक कार्य था, मैं इसको एक्चुअल में वाणिज्यिक व्यापारिक कुछ भी बोल सकते हैं, वाणिज्यिक जो कार्य था, वाणिज्यिक कार्य, इस कार्य को करने के लिए किसके अधीन किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। किसकी भाई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। मतलब ये वाणिज्यिक कार्य जो होगा ये किसके अधीन आएगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन आएगा, पहली बात। लेकिन जो राजनीतिक कार्य था, कौन सा कार्य? जो राजनीतिक कार्य था दोस्तों, ये राजनीतिक कार्य किसके अधीन होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूं, अभी समझाने वाला हूं कि कंपनी के कार्य तो अलग अलग किए, कि राजनीतिक कार्य कंपनी का अलग होगा और वाणिज्यिक कार्य कंपनी का अलग होगा, लेकिन इसमें यह भी बता दिया गया कि कंपनी का वाणिज्यिक कार्य कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, और राजनीतिक कार्य कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों बोर्ड थे एक्चुअल में, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, ये कहां पर कार्य कर रहे थे? ये कार्य करते थे लंदन के अंदर। कहां पर? ये लंदन के अंदर कार्य करते थे। ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि भारत के अंदर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत डायरकी शासन आ गया। डायरकी बोलते हैं द्वैध शासन। देखो इस बात को मैं समझाऊंगा आपके लिए कि मैं द्वैध शासन की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि द्वैध शासन को सबसे पहले लागू किया गया था भारत में 1765 ईस्वी में। कब किया गया था? 1765 ईस्वी में द्वैध शासन को लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लाया गया था। एक्चुअल में द्वैध शासन था क्या? ये द्वैध शासन को हम डायरकी बोलते हैं। द्वैध शासन का मतलब होता है दोस्तों कि जब एक ही जगह पर दो लोग शासन करने लगे। अब देखोगे 1765 की अगर बात करोगे तो यहां पर दो लोग शासन कौन कर रहे थे भाई? देखोगे तो 1765 की अगर बात करें तो यहां पर 1765 से पहले यहां पर अगर शासन की बात करें तो कौन शासन कर रहा था? सॉरी 65 डेट नहीं है, पहले की डेट होगी, तो उससे पहले शासन मुगल्स कर रहे थे। यहां पर कौन कर रहे थे? मुगल्स शासन कर रहे थे। हाँ सही है, 1765 ही होगा क्योंकि 1857 तक तो मुगल्स ने कार्य किया है। तो 1765 में मुगल्स भी कार्य कर रहे थे यहां पर, और फिर और कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। अब देखो यहां पर अगर बात शासन की आए तो शासन की व्यवस्था कौन सा मान रहे थे? मुगल। और बात टैक्स करने इकट्ठा करने की आए तो कर इकट्ठा कौन कर रहे थे? अंग्रेज।
तो भारत की जनता को लगा कि हमारे ऊपर दो दो लोग शासन कर रहे हैं, कि भाई शासन के लिए हम किसके पास जाते हैं, मुगल्स के पास। लेकिन अगर कर की बात आती है, टैक्स वसूलने की बात आती है, तो टैक्स वसूलने कौन आ रहे हैं हमारे पास, अंग्रेज आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे ऊपर दो लोग शासन कर रहे हैं, तो इसको नाम क्या दिया गया, द्वैध शासन। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया 1773 में, वॉरेन हेस्टिंग्स आया 1773 में और रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसने इसको खत्म कर दिया द्वैध शासन को। इसको लगा कि द्वैध शासन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन 1784 में द्वैध शासन को फिर से लागू किया गया। तो ये पॉइंट नोट कर लोगे कि द्वैध शासन जैसी व्यवस्था थी 1784 में। अब जो द्वैध शासन था वो किस किस के बीच में हो गया था, एक तो कंपनी और ब्रिटिश क्राउन। अब द्वैध शासन किस किस के बीच में था कि कंपनी भी शासन कर रही है और ब्रिटिश क्राउन भी शासन करना शुरू कर दी थी। एक यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात यहां पर क्या कर रहा था दोस्तों, आपसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्चुअल में जो था, इसके अंदर 6 लोग थे। ये 6 लोग कमिश्नर बोले जाते थे। 6 कमिश्नरी की व्यवस्था की गई, 6 लोग इसके अंदर होते थे। और ये 6 के 6 लोग जो थे, ये ब्रिटिश सम्राट के द्वारा अपॉइंट होकर आते थे। किसके द्वारा, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा अपॉइंट होकर आते थे। इन 6 लोगों में एक होता था चांसलर, एक होता था चांसलर, एक होता था सचिव, और बाकी 4 बच्चे जो होते थे ये प्रिवी काउंसिल से होते थे। किससे होते थे, प्रिवी काउंसिल से होते थे। देखो, जिसको प्रिवी काउंसिल समझ में नहीं आया है वो इससे पहले की वीडियोस देखें, 1-2 वीडियोस मैंने बनाई है, तो उसमें प्रिवी काउंसिल को मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि प्रिवी काउंसिल एक्चुअल में था क्या। तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, इसके सदस्य सम्राट की ओर से अपॉइंट होकर आते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में इसको नियंत्रण बोर्ड भी बोलते हैं हिंदी में, अगर बोलोगे तो नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो आंसर होगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। सम्राट की तरफ से चुनकर आते थे 6 लोग, जिसमें एक चांसलर, एक सचिव और 4 लोग कहां से होते थे, प्रिवी काउंसिल से होते थे। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको अधिकार था भारत में, इसको भारत में अधिकार था कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश क्षेत्र है, जिस क्षेत्र पर ब्रिटिश ने शासन कर रखा है, उस क्षेत्र में रहने वाले जितने नागरिक हैं, उस क्षेत्र की जो सैन्य शक्तियां हैं, उस क्षेत्र की जो राजस्व शक्तियां हैं, उन पर इसका पूर्ण नियंत्रण कर दिया जाए। देखो, इसको क्या अधिकार दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि भाई ब्रिटिश क्षेत्र में नागरिक, सैन्य और राजस्व की पूर्ण शक्तियां किसके पास हैं, आपके पास हैं। आप इसको पूरी तरीके से क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। ये काफी बड़ी बात थी, ठीक है। इससे क्या होगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया कहां से है, ब्रिटिश सरकार की ओर से चुनकर। जब ब्रिटिश सरकार की ओर से आया है तो इसका मतलब कंपनी के अंदर जो नियंत्रण है वो ब्रिटिश सरकार का होता जा रहा है, और कंपनी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसका ये मीन्स था। और क्या हुआ इस एक्ट के तहत, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है भाई, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं इसको, स्पेशली पढ़ा रहा हूं इस एक्ट को, बस इसके साथ एक छोटा सा एक्ट और पढ़ाऊंगा। इसके बाद और क्या हुआ कि भारत में पहली बार, अगला पॉइंट इसमें नोट कर लेना, अगला पॉइंट है इसमें कि भारत में पहली बार इस अधिनियम के तहत, भारत में पहली बार, पता है क्या होता है, जो कंपनी क्षेत्र था, कंपनी क्षेत्र था, उस कंपनी क्षेत्र पर किसका आधिपत्य हो गया, ब्रिटिश आधिपत्य हो गया। देखो, मैं इस बात को बहुत अच्छे से बता दे रहा हूं, आधिपत्य हो गया। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जो भारतीय क्षेत्र थे, ब्रिटिश भारतीय जो कंपनी, जो ऐसे क्षेत्र जिन पर कंपनी ने अधिकार कर रखा था, अब उन कंपनी के क्षेत्रों, उन कंपनी के क्षेत्रों को किसके अधीन कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। जैसे एक तरीके से मान लो, मैं आपको एग्जांपल दूं इसमें, जैसे आप पीओके वाले क्षेत्र की बात करो, तो एक्चुअल में पीओके वाला क्षेत्र किसका है, भारत का है, अपना क्षेत्र है, लेकिन वो किसके अधीन है, अभी किसके अधीन है, पाकिस्तान के अधीन है। तो पाकिस्तान क्या दिखाता है, उसे अपने मैप में दिखाता है और अपनी बताता है। बिल्कुल वैसा ही था कि भारत के क्षेत्र थे, कंपनी के अधीन थे, लेकिन अब वो किसके अधीन पहुंच गए थे, ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश सरकार के अधीन पहुंच गए थे। इस अधिनियम के तहत पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय जमीन भी ब्रिटिश सरकार की हो गई थी, ठीक है। और क्या हुआ था इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत यह हुआ था, जो कंपनी के, ध्यान से लिखना भाई, कंपनी के कार्य और शासन को प्रशासन कर देना, कंपनी का जो कार्य और प्रशासन था उस पर भी नियंत्रण किसका हो गया था, किसका नियंत्रण हो गया, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश सरकार का इस पर क्या हो गया, नियंत्रण हो गया।
इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, कंपनी के कार्यों पर और प्रशासन पर भी ब्रिटिश सरकार का क्या हो गया दोस्तों, नियंत्रण हो गया था। तो दो बातें काफी इंपॉर्टेंट हैं यहां पर कि कंपनी में पहली बार, भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जो कंपनी का क्षेत्र था उस कंपनी के क्षेत्र को भी किसके अंडर कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार के अंडर। दूसरी बात, कंपनी के कार्य और प्रशासन पर नियंत्रण किसका हो गया, ब्रिटिश सरकार का। एक और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कंपनी के अंदर जो भी काम करने वाले कर्मचारी थे, चाहे वो सैन्य कर्मचारी हो, चाहे वो नॉर्मल कर्मचारी हो, और उनकी जितनी भी संपत्ति थी, चाहे वो संपत्ति भारत में हो उनकी, चाहे वो संपत्ति उनकी ब्रिटेन में हो, उनकी संपत्ति वो कहीं पर भी हो, उस संपत्ति का ब्यौरा उनको अपनी नियुक्ति से 2 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देना था। मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को समझो। जैसे मान लो आप हो और आप कंपनी में अपॉइंट होकर आते हो जॉब करने के लिए, ठीक है, आपको जॉब करते हुए 2 महीने हो गए, तो उन 2 महीनों के अंदर ही आपको अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा, चाहे आपकी वो संपत्ति भारत में है चाहे ब्रिटेन में है, पूरी संपत्ति का ब्यौरा किसको देना होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देना होता था। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना अच्छे से जो मैंने बोला है, ठीक है। इसके अलावा और क्या था दोस्तों, इसके अलावा भी काफी पॉइंट है इसमें, और देख लेते हैं 1-2 पॉइंट और है। इसके अलावा और क्या था पिट्स इंडिया एक्ट में, भाई इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, सारी समझ में आ जाएगी कहानी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यह था कि जो बंबई और मद्रास में जो प्रजातंत्र युद्ध और जितनी भी वहां की देखो नागरिक शक्तियां थी वो किसके अधीन कर दी गई थी, वहां पर गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई थी। किसके, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि बंबई और मद्रास प्रांतों का जो प्रजातंत्र युद्ध था, मतलब वहां की जनता के बीच में ये युद्ध होता था, और वहां पर राजस्व वाला जो अधिकार था और वहां पर जो सैन्य अधिकार था, वो सारे के सारा किसके अधीन कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अभी तक क्या था, ये वहीं के जो गवर्नर होते थे उनके अधीन होता था। जो बंबई का गवर्नर था वो बंबई का गवर्नर संभालेगा, मद्रास का था मद्रास का संभालेगा, लेकिन इसके तहत किसके अधीन कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, और गवर्नर जनरल एक ही चल रहा था सभी का। एक और इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ यहां पर, एक इंपॉर्टेंट काम ये हुआ दोस्तों कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी उसमें सदस्य कितने थे, जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ाया था तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कितने सदस्य बताए थे, मैंने ध्यान करो 4, कितने बताए थे 4, लेकिन इस एक्ट के तहत संख्या घटाकर कम करके कितने कर दिए गए, 3। तो ये किसमें थे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या कम कर दी गई और घटाकर 1 कर दी गई, जिसमें कितने हो गए थे, 3 सदस्य रह गए थे। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, 3 रह गई थी, ठीक है। तो ये वाली, इसमें एक सदस्य को अपॉइंट किया गया था कमांडर इन चीफ के रूप में, इसने इन 3 सदस्यों में एक सदस्य को कमांडर इन चीफ के रूप में अपॉइंट भी किया गया था। तो ये जो मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए आपको 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेरे ख्याल से सारे पॉइंट आपको ये क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को 2 बार देखना। इसके आगे देखो एक छोटा सा एक्ट और पढ़ा देता हूं इसी में, फिर आगे हम अगली क्लास में और एक्ट की बात करेंगे। मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। अब देखो एक और मैं छोटा सा एक्ट है इसी में, और इस एक्ट का नाम है 1786 का अधिनियम। सिर्फ इतना ही हेडिंग डालोगे, 1786 का अधिनियम। देखो इस 1786 के अधिनियम की अगर बात करें दोस्तों, इस 1786 के अधिनियम को लाया भी कौन था, पिट्स ही लाए थे, जो वहां के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर। जो वहां के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्हीं के टाइम पर ये अधिनियम आया था 1786 का। इस अधिनियम को लाने का एकमात्र मोटिव क्या था, इस अधिनियम को लाने का मोटिव था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ध्यान से सुनना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाए।
इस अधिनियम का मोटिव क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाए। पहली बात, गवर्नर जनरल किसको बनाकर भेजा जाए? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाए। पहली बात इसमें ये थी। दूसरा, इस अधिनियम के तहत इन्होंने एक दो चीजें और संशोधित कर दी कि जो मुख्य सेनापति था, ध्यान से सुनना, जो मुख्य सेनापति होता था सेना का, उसके अधिकारों को खत्म करके उसके सारे अधिकार किसको दे दिए गए? गवर्नर जनरल को दे दिए गए। मैं क्या बोल रहा हूं? जो मुख्य सेनापति था, मुख्य सेनापति के सभी अधिकार किसको दे दिए गए? गवर्नर जनरल को दे दिए गए। किसको दे दिए गए? गवर्नर जनरल को दे दिए गए। और लास्ट पॉइंट इसमें यह रहेगा कि जो गवर्नर जनरल था उसको यह अधिकार था कि वो परिषद के द्वारा बनाए गए रूल्स को या तो खत्म कर सकता है या लागू कर सकता है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला जो मैं बोल रहा हूं कि गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वो परिषद के द्वारा बनाए गए रूल्स को या तो बिल्कुल खत्म कर सकता था या उसको लागू भी कर सकता था। तो इसमें सिर्फ आपको तीन ही बात याद रखनी है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाने का इसमें पूरा प्लानिंग थी, इसलिए लाया गया था, मेन उद्देश्य यही था। दूसरा, मुख्य सेनापति के सभी अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए जाते हैं और गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वे परिषद काउंसिल के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उनको या तो खत्म कर सकता है या उनको लागू भी कर सकता है। तो आज मैंने वीडियो में दो चर्चाएं की हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का एक अधिनियम। छोटी सी दो बातें हैं और मेरे ख्याल से दोनों ही बातें आपको समझ में आ गई होंगी। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ाने को मैं और भी पढ़ा दूंगा, लेकिन स्किप हो जाएंगे दिमाग से। अगली वीडियो में अच्छे से सारी चीजों को देखेंगे। वीडियो को पूरा देखो, शेयर करो और समझ में आए तो मुझे कमेंट भी कीजिए। चलो मैं रहता हूं आपसे विदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर।